जो मुल्क गजा में, फिलिस्तीन में आम शहरियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अस्पतालों को निशाना बनाता रहा है, वह आज दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है कि मेरे ऊपर ईरान क्लस्टर बम मार रहा है। ये क्लस्टर बम क्या है? ये क्लस्टर बम दरअसल छोटे छोटे बहुत सारे बम होते हैं जिसको ऊपर से गिराया जाता है और गिरने के बाद में ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन इतना खतरनाक तरीके से वार करते हैं कि इजराइल इस वक्त में इन बमों के मार से कांप रहा है। और इजराइल ये कह रहा है कि भाई ये बम तो बैन है, बैन किए गए इन बमों को हमारे ऊपर क्यों मारा जा रहा है? युद्ध में तो बहुत सारी चीजें बैन होती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, आपने जो इस जंग की शुरुआत की बिना उकसावे की कार्रवाई के, आपने 13 जून को ईरान के ऊपर जो हमला किया उसको आप क्या कहेंगे? तो क्लस्टर बम, जो बम इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से 19 जून को, 2 दिन पहले एक क्लस्टर बम ईरान की तरफ से इस्तेमाल किया गया। और ये ईरान की तरफ से जब क्लस्टर बम इस्तेमाल किया गया तो फिर से ये चर्चा में आ गया कि आखिरकार जिसको बैन कर दिया गया था तो ईरान ने वो बम इस्तेमाल क्यों किया। आप तस्वीर जरा देखिए, एआई वीडियो है ये, उसके जरिए समझिए कि कैसे क्लस्टर बम काम करता है। इस क्लस्टर बम को ड्रोन के सहारे या हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन के सहारे ले जाया जाता है और टारगेट के ऊपर ले जाकर के इसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ये बम फटता है, इसके अंदर से कई और बम निकलते हैं, सैकड़ों बम भी निकल सकते हैं। और ये छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। या तो ये बम हवा के अंदर ही फट जाते हैं या फिर ये नीचे जमीन पर जाते ही फट जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये बम फटते ही नहीं है। जब इनको कोई आकर के छेड़ता है, देखता है या इन पर दबाव पड़ता है या कुछ और होता है, तब ये फट जाते हैं। इजराइल इस वक्त में इसीलिए परेशान है क्योंकि वो अपने लोगों को ये तो बता देता है कि वहां से मिसाइल आ रही है, आप लोग बंकर के अंदर चले जाओ, तो बंकर में लोग चले जाते हैं। फिर मिसाइल आकर के गिरती है, फिर लोग वापसी में बंकर से बाहर आ जाते हैं जब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये जो क्लस्टर बम है जिसमें छोटे छोटे बम होते हैं, ये गिर जाते हैं। और गिर करके ये ऐसा नहीं कि तुरंत फटेंगे, ये हो सकता है कि 2 दिन बाद फटे, 4 दिन बाद फटे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, या कई बार ऐसा होता फटे ही ना। तो ये जो बम है क्लस्टर बम, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। और इनको ढूंढ करके फिर डिफ्यूज करना, वो भी अपने आप में बहुत महंगा काम है। इसीलिए इजराइल कह रहा है कि भाई ये क्लस्टर बम आप हम पर क्यों मार रहे हो? इस वक्त में क्लस्टर बम इजराइल के लिए कलेश बन गए हैं, इजराइल के लिए सिरदर्द बन गए हैं। और इजराइल में लोग इन क्लस्टर बम के नाम से कांप रहे हैं कि भाई अगर क्लस्टर बम आया तो फिर कैसे निपटेंगे। इन्हीं क्लस्टर बम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं इस खबर में कि क्लस्टर बम क्यों बैन किए गए, कौन कौन से देशों के पास में है, हाल में किन किन देशों के बीच में युद्ध हुआ, जंग हुई तो वहां पर क्लस्टर बम इस्तेमाल किए गए। ये सारी डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूं। 19 जून को ईरान ने एक ऐसा बम चला दिया कि इजराइल वार क्राइस की दुहाई देने लगा। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इनमें एक मिसाइल वॉरहेड में क्लस्टर बम थे। ये जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर हवा में छूटा। इससे 20 छोटे छोटे बम निकले, करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अब ये क्लस्टर बम है क्या, जरा इस बात को समझिए। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्लस्टर बम यानी छोटे छोटे बमों का समूह होता है जो एक बड़े कंटेनर में भरे होते हैं। ये कंटेनर हवा में खुलता है और इसमें से छोटे छोटे बम निकल करके एक साथ टारगेट पर हिट करते हैं। क्लस्टर बम से निकले हुए छोटे बमों को जमीन पर गिरने या कुछ समय बाद फटने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी यह बम हवा में भी फट सकता है और जमीन पर गिरने के बाद कुछ देर बाद भी फट सकता है। हालांकि इनमें से कई बम फट नहीं पाते हैं, महीनों या सालों तक जमीन में दबे रहते हैं। ऐसे बमों को खोज करके नष्ट करना बेहद खर्चीला काम है। यानी इस बात को समझिए कि
इजराइल इस वक्त में परेशान इस बात से है कि उसका जो आयरन डोम सिस्टम है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जिसके लिए वो दुनिया भर में अपना ढोल पीटता था, वो इस वक्त में बहुत हद तक काम नहीं कर रहा है। बहुत हद तक मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। और ऐसे में अगर ये क्लस्टर बम आ रहे हैं तो फिर क्लस्टर बम खास तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 4 प्रकार के क्लस्टर बम होते हैं। वैसे ये इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे धातु के टुकड़े यानी शार्प नेल होते हैं जो विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। एंटी टैंक क्लस्टर बम ये बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें खास तरह का विस्फोट होता है जो मोटी परत वाली धातु को भेद सकता है, यानी मोटी चादर जो होती है उसको भी भेद देगा। कंबाइंड क्लस्टर बम ये गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इन बमों से रनवे भी तबाह हो जाते हैं। इसके बाद में चौथे प्रकार के क्लस्टर बम होते हैं जिन्हें इंसिडियरी क्लस्टर बम कहा जाता है। ये आग लगाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो इमारतों और जंगलों को तबाह कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बम जो डिजाइन किए गए हैं जो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 19 जून को जो क्लस्टर बम इस्तेमाल किए गए ईरान की तरफ से, उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और इसलिए जो है वो इजराइल परेशान है कि अगर इस तरीके से हमारे लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो फिर लोगों के बीच में एक असंतोष फैल सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत पैसा जो है वो इस बात पर खर्च करते हैं कि हमारा आयरन डोम सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो मजबूत रहे। लेकिन अगर आपका वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपके लोग क्लस्टर बम की चपेट में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर असंतोष तो फैलेगा ही, गुस्सा तो लोगों में पनपेगा ही। क्लस्टर बम के हमले में इजराइल को नुकसान हुआ। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इस तरह की मिसाइल ईरान की अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हर एक बम का बहुत छोटा विस्फोट होता है। 19 जून को हुए क्लस्टर बम के हमले में करीब 2.5 किलो का एक बम अजोर में एक घर पर गिरा, जिससे एक छोटे रॉकेट के बराबर नुकसान हुआ। बाकी 19 बम फटे नहीं। इस हमले में 89 लोग घायल हुए, 6 की हालत गंभीर है। होम फ्रंट कमांडर ने कहा कि हमले के बाद कई बम नहीं फटे जिनसे अभी भी खतरा बना हुआ है। साइप्रस ने कई बम ढूंढ करके नष्ट कर दिए, लेकिन और ज़्यादा बम होने की आशंका है। अजोर शहर में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि मिसाइल के टुकड़े जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ से दूर रहें। तो मतलब अब कुल मिलाकर के खौफ और दहशत इस तरह की है कि इजराइल अपने लोगों को चेतावनी जारी कर रहा है कि आप किसी भी नुक्कुली चीज़ से दूर रहिए। और इनकी शेप, इनका डिज़ाइन वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये गोल शेप में ही हो कि लोगों को समझ में आ जाए, अलग अलग शेप में भी हो सकते हैं। अब जरा इस बात को समझिए कि क्लस्टर बम से हमला करने को वार क्राइसिस क्यों कहा जाता है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल वार क्राइसिस माना जाता है क्योंकि इसमें आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि युद्ध के कानूनों के खिलाफ है। क्लस्टर बम से हमला करना युद्ध से जुड़े 2 समझौतों का उल्लंघन है। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस यानी CMM 30 मई 2008 को आयरलैंड के डबलिन में CMM समझौता हुआ और इसे 1 अगस्त 2010 से लागू किया गया। CMM के तहत क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और खरीदना और बेचना पूरी तरह से बैन है। 2024 तक CMM को 148 देशों ने स्वीकार किया, लेकिन इनमें 112 देशों ने ही इस पर साइन किए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है ये। जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के तहत युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है जो सैनिकों और आम लोगों में फर्क न कर सकें। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का उल्लंघन है, यानी अगर किसी हमले में आम नागरिकों को होने वाला नुकसान हमला करने वाले को होने वाले फायदे से ज़्यादा है तो ऐसा हमला नहीं किया जा सकता। जैसे 2006 में इजराइल ने साउथ लेबनान में 40 लाख से ज़्यादा क्लस्टर बम गिराए,
जाहिर है कि उसका मिलिट्री टारगेट अपने दुश्मन का नुकसान करना था, लेकिन इनमें 10 लाख से ज़्यादा बम बिना फटे रह गए, जो जंग के बाद आम लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बने। तो ये बम, इसकी खासियत और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए जो है इस बम को इस्तेमाल भी लोग करते हैं और इस बम पर बैन भी लगा है। खासियत यही कि छोटे छोटे बम हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जाकर के फट जाएंगे। अगर आप इनको थोड़ा सा ऊपर हवा में छोड़ेंगे, वहां पर ही फटते हैं, तो 7-8 किलोमीटर की रेंज में जो है बम फैल जाते हैं। आप सोचिए कि आपके इलाके में अगर कहीं पर ये क्लस्टर बम छोड़े जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर के इलाके में कितनी बड़ी आबादी होती है, उतनी बड़ी आबादी को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव भी यही है कि आप 7-8 किलोमीटर में, अब 7-8 किलोमीटर तक तो आर्मी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, अगर आर्मी का कहीं पर बेस कैंप है तो वो 200-300 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में होता है। अगर आप इस क्लस्टर बम को छोड़ते हैं और ये ज़्यादा दूर तक फैल जाते हैं तो फिर इसकी चपेट में आम लोग आ जाते हैं, इसलिए इस बम को बैन किया गया। अब इस बात को समझिए कि दुनिया भर में किन किन देशों के पास में क्लस्टर बम मौजूद हैं। दुनिया भर में करीब 85 देशों के पास में कई तरह के क्लस्टर बम मौजूद हैं। 2024 की क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सीएमएम पर साइन करने वाले कुल 111 देशों में से सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिनके पास में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए क्लस्टर बम मौजूद हैं। बाकी सभी देशों ने अपना क्लस्टर बम का जखीरा नष्ट कर दिया। इनके पास करीब 15 लाख क्लस्टर बम थे। सीएमएम पर साइन न करने वाले 15 देश अपने 60 सहयोगी देशों को सैन्य सहायता या बिक्री के जरिए 50 से ज़्यादा तरह के क्लस्टर बम दे चुके हैं। मिसाल के लिए 2023-24 के बीच में अमेरिका ने यूक्रेन को 5 बार क्लस्टर बम की खेप पहुंचाई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास में DPICM और रूस के पास RBK सीरीज के करोड़ों की तादाद के क्लस्टर बम मौजूद हैं। वहीं 28 देश ऐसे भी हैं जिनमें क्लस्टर बम का प्रदूषण हो सकता है। इसका मतलब है कि इन देशों में क्लस्टर बम के रेमनेट्स यानी अवशेष होने की आशंका है, जो कि उतने ही घातक तरीके से लोगों की जान ले सकते हैं। देखिए, बैन तो बहुत सारी चीज़ों पर लग जाता है, लेकिन वो बैन कितना कामयाब होता है। जिस चीज़ पर बैन लगता है उस चीज़ को लोग जरूर रखते हैं, ये भी देखने में आया है। तो क्लस्टर बम ऐसा नहीं है कि दुनिया भर से ख़त्म कर दिए गए हैं। अभी भी जिन देशों ने साइन किए, सैंपल के तौर पर अभी भी उनके पास में है, या जिन देशों ने साइन नहीं किए वो बहुत बार उन देशों को बेच देते हैं। हालांकि बेचना भी बैन है, खरीदना भी बैन है, लेकिन वही है कि सब अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। इससे पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल कब कब हुआ है? क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक दुनिया भर में 23,000 लोगों की मौत क्लस्टर बम के इस्तेमाल से हो चुकी है। इजराइल पर ईरान के क्लस्टर बम के हमले से पहले यूक्रेन और रूस की जंग में क्लस्टर बम का जम करके इस्तेमाल हुआ। रूस और यूक्रेन दोनों सीएमएम के खिलाफ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन में क्लस्टर बमों के हमले में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। वहीं 2023 में अज़रबैजान, इराक, लेबनान, म्यांमार, सीरिया और यमन जैसे देशों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल से 219 लोग मारे गए। इनमें करीब 200 लोग आम नागरिक थे। कुल 219 में से 101 की मौत क्लस्टर बम के रेमनेंट्स यानी जमीन पर गिरे रह गए अवशेषों से हुई। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली बार ही इन क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। क्लस्टर बम का प्रयोग पहले भी हो चुका है। हालांकि ये बात सही है कि जिस चीज़ को अगर युद्ध में बैन किया गया है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इजराइल किस मुंह से इस बात को कह रहा है? इजराइल तो पूरी लड़ाई ही सिर्फ और सिर्फ एक शक के आधार पर लड़ रहा है या एक सनक के आधार पर लड़ रहा है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार है। क्या खुद के पास में परमाणु हथियार नहीं है? बिल्कुल है। इजराइल के पास में खुद परमाणु हथियार है, और परमाणु हथियार होना ऐसा भी नहीं है कि गुनाह है कोई। अगर ऐसी बात है तो आप बंद करवा दीजिए सारी दुनिया से। और दूसरी बात यह है कि क्या आप तमाम उन मुल्कों पर भी हमला करेंगे इसके बाद कि जिन जिनके पास में परमाणु हथियार हैं, आप उन मुल्कों पर भी हमला करेंगे?
ये कौन सी सनक है जिसके जरिए आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास में तो परमाणु हथियार हैं तो ठीक है, लेकिन आप परमाणु हथियार रखोगे तो आप पर हमला होगा? और क्या बाकी मुल्कों पर भी आप हमला करने की हिम्मत रखते हैं? सवाल इस बात का भी है। अब इस बात को समझिए कि क्लस्टर बम के अलावा किन किन हथियारों के इस्तेमाल को वार क्राइम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत 6 तरीके के हथियारों के इस्तेमाल पर बैन है, यानी रासायनिक हथियार जिसमें मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस जैसी जहरीली गैसें होती हैं, जैविक हथियार जिसमें खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एंथ्रेक्स या प्लेग बैक्टीरिया होते हैं, एंटी पर्सनल माइन जिसमें पैदल सैनिकों या आम लोगों को मारने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें, ये भी बैन है, आग लगाने वाले हथियार जिसमें नापाम या फास्फोरस बम है, और इसके साथ ब्लाइंडिंग लेजर हथियार, ऐसे लेजर हथियार जिनकी चमक लोगों को अंधा बना सकती है, डमडम बुलेट्स, ऐसी बुलेट्स जो टारगेट के शरीर में हिट होने के बाद में फैलती है। तो ये हथियार ऐसे हैं जिनको बैन किया गया है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जब आपकी शुरुआत ही नैतिकता के हिसाब से सही ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा हक नहीं है कि आप नैतिकता की दुहाई दें। इस वक्त में ईरान भारी पड़ रहा है इजराइल पर। कहीं ना कहीं इजराइल की चीख पुकार यही बता रही है। इजराइल के पास में अपने आप में बहुत सारे हथियारों का जखीरा है। इजराइल खुद अनैतिक तौर पर कई बार ऐसे टारगेट को सेलेक्ट करता है जहां पर बम नहीं मारे जाने चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से इजराइल की शिकायतें भर भर करके सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इजराइल बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है और उसकी किसी न किसी तरीके से कोशिश है कि अपना डिफेंस किया जाए और ईरान उस पर किसी न किसी तरीके से पाबंदी लगाई जाए। आप सोचिए कि अगर इजराइल जीत रहा होता या इजराइल खुद हमला कर रहा होता या इजराइल के हमले सटीक तौर पर ईरान में नुकसान पहुंचा रहे होते, तो क्या इजराइल फिर भी यही शिकायत लेकर के दुनिया भर में घूमता? या अब उसका बस नहीं चल रहा है इसीलिए वो शिकायतें कर रहा है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।